अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स हमने ग्रुप थ्योरी के रिलेटेड लेक्चर्स डिस्कस किए जिसमें बेसिक ग्रुप थ्योरी को डिस्कस किया, उसके रिलेटेड चंद एक एग्जांपल्स को डिस्कस किया। और जिन स्टूडेंट्स ने ग्रुप थ्योरी को जो है ना उनकी वीडियोस को वॉच नहीं किया, उनका लिंक मैं इस वीडियो के जो है ना डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप उन वीडियोस को लाजमी वॉच करें। वो एग्ज़ाम के लिहाज से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ग्रुप थ्योरी, उसमें से शॉर्ट क्वेश्चन और पॉसिबल होता है कि लॉन्ग क्वेश्चन भी आए। स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करते हैं सेट्स के टॉपिक को। मोस्ट ईजीएस्ट टॉपिक है ये, आप बेसिक क्लासेस में भी डिस्कस किया जाता है, तो इसको हम हल्का हल्का मैं डिस्कस करूँगा, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलेंगे। तो सबसे पहले हम सेट की डेफिनेशन को देखते हैं। वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स इज़ कॉल्ड सेट। वेल डिफाइंड कलेक्शन से मुराद ये है कि जिस कलेक्शन को हम इजीली एक्सप्लेन कर सकें, बता सकें, उस कलेक्शन को हम सेट का नाम देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे मैं बात करता हूँ कि सेट ऑफ स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट ये जो बात मैंने बताई है कि सेट ऑफ स्टूडेंट्स, ये सेट नहीं क्लियर हो रहा। इसकी वजह क्या है? इसको हम सेट नहीं कह सकते। वर्डिंग तो मैंने सेट की यूज़ कर दी है, लेकिन इसको हम सेट नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि ये वेल डिफाइंड नहीं है। अब ये वेल डिफाइंड कैसे होगा? तो अब यहाँ पे चेक करें कि सेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑल वर्ल्ड में हमारे पास बेशुमार स्टूडेंट्स हैं, हमारे पास हायर क्लासेस के स्टूडेंट्स हैं, उसके बाद सेकेंडरी लेवल के स्टूडेंट्स हैं, प्राइमरी लेवल के स्टूडेंट्स हैं, एलिमेंट्री लेवल के स्टूडेंट्स हैं, तो बेशुमार स्टूडेंट्स आ जाते हैं। तो उसके लिए हमारे पास ज़रूरी है कि हम यहाँ पे इसकी डेफिनेशन को क्लियर करें कि मैं यहाँ पे बात करता हूँ कि सेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ फर्स्ट ईयर क्लास। अब फर्स्ट ईयर क्लास हमारे पास ऑल वर्ल्ड में जहाँ जहाँ पे अभी फर्स्ट ईयर क्लास के स्टूडेंट्स हैं, उन सब को अगर हम कलेक्ट कर लें तो हमारे पास सेट ऑफ स्टूडेंट्स जो है ना सेट बन जाएगा। इसी तरह अगर हम बात करते हैं तो ये हमारे पास एक नंबर है, नेचुरल नंबर इसको मैं लिखता हूँ, तो ये 1 2 3 अप टू सो ऑन, ये आपके पास सेट है। ये बात याद रखें कि अगर मैं ये करली ब्रैकेट्स जो हैं ये यूज़ ना करूँ, ये आगे हम इनके लिखने के तरीके के बारे में बात करेंगे, लेकिन मैं यहाँ पे बात कर देता हूँ कि ये अगर ब्रैकेट्स यूज़ ना करूँ तो इसके साथ मैं किसी और तरह की ब्रैकेट्स को यूज़ कर लेता हूँ तो वो सेट को डिफ़ाइन नहीं करेंगी, क्योंकि ये स्पेसिफिक जो है ना ब्रैकेट्स हैं जिनको हम करली ब्रैकेट्स कहते हैं, ये सेट को लिखने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ की जाती हैं। तो स्टूडेंट, ये था हमारे पास सेट की डेफिनेशन। अब हम इसको लिखने के डिफरेंट मेथड्स देखते हैं। स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं कि सेट को डिस्क्राइब करने के, मतलब लिखने के जो डिफरेंट हमारे पास मेथड्स हैं वो कितने हैं। सबसे पहली बात कि 3 मेथड्स हैं जिनके मुताबिक हमने किसी भी सेट को लिखना होता है। 3 तरीक़ों से हम सेट को लिख सकते हैं। तो ये आपके लिए ये बात जो है ये MCQ में भी पूछी जाती है कि हाउ मैनी वेज अ सेट कैन बी डिस्क्राइब। तो ये आप लोगों को MCQ में भी आ सकता है, पूछा ये जाता है कि हाउ मेनी वेज अ सेट कैन बी डिस्क्राइब, तो सिंपली आपने 3 उसका आंसर देना होता है। अब जो 3 मेथड हैं उनमें हम फर्स्ट मेथड को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट मेथड है डिस्क्रिप्टिव मेथड। स्टूडेंट, हम बात करते हैं डिस्क्रिप्टिव मेथड की, इसकी डेफिनेशन की भी बात करेंगे। तो मैं यहाँ पर पहले इसकी डेफिनेशन की बात कर देता हूँ कि अ मेथड by which a set is described in words।
स्टूडेंट, जैसे मैंने यहाँ पर ऊपर एक एग्जांपल दी थी आपको स्टार्ट में सेट की डेफिनेशन में, उसमें मैंने ये बोला था कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर, जैसे मैं यहाँ पे बात करता हूँ कि सेट ऑफ, फॉर एग्जांपल इसको आप ले लें, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो स्टूडेंट, जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने इसको वर्डिंग में बयान किया है, तो इसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म कहते हैं। मतलब ये कि डिस्क्रिप्शन की फॉर्म में, डिस्क्रिप्शन होती है जो थ्योरी की फॉर्म में आप किसी चीज़ को लिखते हैं, जैसे ये मैं वर्डिंग में डेफिनेशन वगैरह लिख देता हूँ, तो ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर हम जो ऐसे बोल रहे हैं वही वर्डिंग हम यहाँ पर लिख देते हैं, तो उसको डिस्क्रिप्टिव मेथड कहते हैं। एक सेट को लिखने का तरीकाकार हमारे पास ये होता है। दूसरा हमारे पास इसका मेथड आ जाता है टेबुलर फॉर्म। टेबुलर मेथड। स्टूडेंट, सेकंड मेथड जो बात कर रहे थे हम, टेबुलर मेथड है। इस मेथड के अंदर हम तमाम एलिमेंट्स को ब्रेसेस के अंदर लिखते हैं। ब्रेसेस से मुराद आपके पास वो सिंबल्स हैं जिनको मैंने करली ब्रैकेट्स का नाम दिया था, तो ये इन सिंबल्स के दरमियान हम लिखते हैं। तो जैसे मैंने एग्जांपल की बात की थी यहाँ पर कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर मैंने वर्डिंग में बयान किए हैं। तो अगर मैं यहाँ पर उसको n से रिप्रेजेंट करके, तो मैं यहाँ पर 1 2 3 अप टू सो ऑन, ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर में सारे एलिमेंट्स लिख देता हूँ। और ब्रेसेस ये देख लें आप, मैंने सारे एलिमेंट्स लिख के तो ब्रैकेट्स लगा दी हैं, तो ये आपके पास टेबुलर मेथड आ जाएगा। स्टूडेंट, जो हमने अभी दो मेथड डिस्कस किए हैं, एक डिस्क्रिप्टिव मेथड, एक टेबुलर मेथड है, ये सिंपल से मेथड हैं जिनके अंदर हमने डिस्क्रिप्टिव में वर्डिंग में बयान करना होता है, टेबुलर में हमने उनको सारे के सारे एलिमेंट्स को लिखना होता है। अब थर्ड वन की हम बात करते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म की बात करते हैं, तो सेट बिल्डर फॉर्म हमारे पास जो होती है, in this form we use a letter or symbol for an arbitrary element of set and also write the property that is common to all elements। तो स्टूडेंट, पहली तो बात यह है कि थोड़ा सा गंदा लिखने हुआ है, सॉरी, जल्दी में लिखा है। अच्छा स्टूडेंट, बात करते हैं कि सिंबल फॉर एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट्स। आर्बिट्रेरी एलिमेंट के लिए जो सिंबल्स यूज़ होती हैं वो मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर क्लियर कर दूँ। एक तो पहली बात ये है कि जिस सेट के लिए हम यूज़ करते हैं वो ये सिंबल यूज़ होती है, जिसको हम पढ़ते हैं बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू से मुराद किसी भी एलिमेंट की रिलेशन उस सेट से ज़ाहिर करने के लिए हम ये सिंबल यूज़ करते हैं। उसके बाद ये सिंबल यूज़ होती है, या फिर ये सिंबल यूज़ होती है, या लेस देन और इक्वल की सिंबल यूज़ होती है। इन चारों सिंबल्स में से हम कोई भी सिंबल्स यूज़ कर सकते हैं, दो भी यूज़ हो सकती हैं और कोई एक भी यूज़ होती है। उसके बाद आपके पास ये सिंबल यूज़ होती है जिसको आप सच दैट पढ़ते हैं। तो स्टूडेंट, ये चंद एक सिंबल्स हैं जिनको हम यूज़ करते हैं। अब उसके बाद हमने बात की है कॉमन टू ऑल एलिमेंट्स, मतलब ये कि कोई एक ऐसी प्रॉपर्टी यूज़ कर ली जाती है जो तमाम एलिमेंट्स के लिए कॉमन होती है। तो जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल शुरू में आपको डिस्क्रिप्टिव और टेबुलर में दी थी कि फ़र्ज़ किया ये 1 2 3 अप टू सो ऑन, ये आपके पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर है जिसको हमने डिस्क्रिप्टिव में लिखा था जी, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अब इसको जब हम इस फॉर्म में लिखेंगे तो ये स्टूडेंट थोड़ा सा तवज्जो दीजिएगा कि जब इस फॉर्म में इसको हम लिखेंगे तो पहली तो बात ये है कि इन सारे एलिमेंट्स को हम लेट कर लेते हैं कि ये एक्स हैं, लेट कर लिया कि ये एक्स हैं। तो जब इसको सेट बिल्डर नोटेशन में लिखेंगे तो हम इस तरह ब्रैकेट्स वही डालेंगे, एक्स लिखेंगे और ये सिंबल लिखेंगे कि सच दैट से मुराद ये कि हम यहाँ पर इसलिए लिख रहे हैं कि एक्स तो ये सारे एलिमेंट हैं, लेकिन एक्स के एलिमेंट हमारे पास हैं किस तरह कि x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। x क्या है? नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। तमाम सेट हमारे पास नेचुरल नंबर के ये आगे हमने इसको क्लोज कर दिया, क्योंकि अप टू सो ऑन है तो नेचुरल तक हम इसको क्लियर कर लेंगे। अगर हमारे पास ये कहीं पे स्टॉप हो रहा होता, फ़र्ज़ किया कि मैं यहाँ पे एक सेट और लिख देता हूँ, इसी नेचुरल को मैं लिखता हूँ 1 2 3 अप टू 10 तक लिख देता हूँ।
तो अब स्टूडेंट अगर इसको हम लिखेंगे, मैं फिर सारे एलिमेंट्स को x ही लिखूंगा, तो x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। पहली तो बात ये है कि x सच दैट x क्या है कि ये x नेचुरल नंबर को बिलोंग करते हैं। उसके बाद ये सिंबल हम यूज़ करते हैं, इससे मुराद होती है एंड से मुराद के मतलब, और इसमें एक नई प्रॉपर्टी भी आ रही है। वो कौन सी प्रॉपर्टी है कि नेचुरल नंबर एंड 1, या आप यहाँ पे ये लिख सकते हैं इसको कि x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड 1 इज़ लेस देन, देखें 1 जो है वो लेस देन x है, तो इसको जब इधर टर्न करके पढ़ेंगे आप तो ग्रेटर देन आएगा, कि मतलब जो x है हमारे पास वो 1 से 1 इक्वल 1 भी शामिल है, तो 1 से 1 के इक्वल भी है और 1 से बड़ा भी है, 1 से जो है ना आगे बड़े भी सारे, और लेस देन आर इक्वल टू 10, तो 10 तक जा रहा है। तो जो शामिल अगर ये एलिमेंट हैं तो हम ये इक्वालिटी की सिंबल डालते हैं, अगर ये एलिमेंट शामिल नहीं हैं तो ये इक्वालिटी की सिंबल हम नहीं डालेंगे। तो स्टूडेंट ये थी हमारे पास किसी भी सेट को डिस्क्राइब करने के मेथड्स। अब यहीं पे मैं एक छोटी सी बात आपको बता दूं कि किसी भी आर्डर ऑफ सेट की अगर बात करें तो किसी भी सेट के अंदर मौजूद नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स उसके आर्डर को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे ये आपके पास सेट है तो इसके टोटल 10 एलिमेंट्स हैं, तो इसका आर्डर आपके पास 10 आ जाएगा। तो जितने भी किसी भी सेट के अंदर मौजूद एलिमेंट्स होते हैं उसके आर्डर को रिप्रेजेंट करते हैं। स्टूडेंट अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सेट्स की। तो इसकी फर्स्ट टाइप की बात करते हैं इक्वल सेट्स। दो ऐसे सेट्स, कोई भी दो सेट्स हम ले लेते हैं कि ए एंड बी आर सेट टू बी इक्वल सेट्स इफ ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए इज़ एन एलिमेंट ऑफ सेट बी एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी इज़ आल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट ए। मतलब ये कि हमारे पास अगर ए और बी दो सेट्स हैं तो लेट ए में यहाँ पे एक ले लेता हूँ, 1 2 3 तक ले लेते हैं, और दूसरा बी में सेट ले लेता हूँ 3 1 2। एलिमेंट्स मैंने वही लिए हैं, सिर्फ उनकी अरेंजमेंट थोड़ी सी चेंज की है, तो इसमें सेट्स की तरतीब में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो देखें यहाँ पे तीनों एलिमेंट्स जो इधर मौजूद हैं वो तीनों वही हैं। तो सो वी कॉल्ड ए इक्वल टू बी, इक्वलिटी की सिंबल हम इसके दरमियान में यूज़ करेंगे और कहेंगे कि ये दोनों सेट्स आपस में इक्वल हैं। अब यहीं से आगे मैं बात करूँगा इक्विवेलेंट सेट की। इक्विवेलेंट सेट की बात करते हैं तो इक्विवेलेंट सेट हमारे पास होता है कि दो सेट्स, उनको हम इक्विवेलेंट तब कह सकते हैं जब उनमें 1 to 1 करस्पॉन्डेंस हो। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा आसान करके बयान करूं तो ये है कि ऐसे दो सेट्स जिनके नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स तो बराबर हों। नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स से मुराद ये है कि लेट ए हमारे पास एक सेट है, उसमें 1 2 3 एलिमेंट्स हैं, और बी हमारे पास सेट है तो इसमें ए बी और सी एलिमेंट्स हैं। तो आप यहाँ पे देखें कि 3 नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं और इसमें भी 3 नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं। तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स, ऐसे दो सेट्स जिसमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स बराबर हों। एलिमेंट्स का बराबर होना ज़रूरी नहीं है, जैसे इक्वल सेट में हमने कहा था कि एलिमेंट्स भी बराबर हों, वैसे पॉसिबल नहीं है इसमें। तो सिर्फ ऐसे सेट्स जिसमें सिर्फ नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स बराबर होंगे उन सेट्स को हम इक्विवेलेंट सेट्स का नाम देंगे। तो ये जो है ना आपके पास इक्विवेलेंट सेट्स आ जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास है सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट एक ऐसा सेट होता है, सिंगल से मुराद 1, कि ऐसा सेट जिसके अंदर एक ही एलिमेंट हो उसको हम सिंगलटन का नाम देंगे। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पर यहाँ पे बात बता देता हूँ कि ए हमारे पास एक एलिमेंट है किसी भी सेट के अंदर, तो इसको हम सिंगलटन सेट का नाम देंगे। इसी तरह हमारे पास अगर बात की जाए तो नल सेट हमारे पास आ जाता है। तो नल सेट के ऐसा सेट, अ सेट हैविंग नो एलिमेंट्स, नल से मुराद खाली है, तो ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो उसको हम नल सेट कहेंगे। नो एलिमेंट फॉर एग्जांपल
अब नल सेट को लिखने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। अगर मैं यहाँ पे एक ए सेट लिखता हूँ तो ये देखें इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो अगर इसको मैं दूसरे तरीके से रिप्रेजेंट करूँगा तो मैं इसको ए इक्वल टू 5 लिख दूँगा। ये जो सिंबल होती है ये 5 खाली सेट को रिप्रेजेंट करती है, तो ये हमारे पास नल सेट आ जाएगा। इसी तरह हम नेक्स्ट टाइप्स की बात करते हैं। स्टूडेंट, अब बात करते हैं फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट्स की। तो फाइनाइट नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स अगर किसी सेट में मौजूद होंगे तो वो फाइनाइट सेट होगा, और इनफाइनाइट नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स मौजूद होंगे तो वह इनफाइनाइट होगा। जैसे मैं एक सेट लिखता हूँ n इक्वल टू 1 2 3, इसमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हमारे पास काउंटेबल हैं तो ये फाइनाइट सेट होगा। और अगर मैं यही n वाला एक सेट लिख देता हूँ और लिखता हूँ 1 2 3 अप टू सो ऑन, ये आगे डॉट्स मैंने डाल दिए और आगे कोई भी एलिमेंट लास्ट इसके एंड में कोई एलिमेंट नहीं लिखा, तो इससे मुराद ये है कि ये इनफाइनाइट सेट है। ऐसा सेट जिसके नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स काउंट कर सकते हैं उसको हम फाइनाइट कहेंगे, और ऐसा सेट जिसके हम नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स काउंट नहीं कर सकते उसको इनफाइनाइट का नाम देंगे। स्टूडेंट, हम नेक्स्ट टाइप ऑफ सेट की बात करते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ सेट मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है, अक्सर पेपर में पूछी जाती है, सबसेट। सबसेट क्या है कि अगर हमारे पास दो सेट्स हैं ए और बी, तो इफ़ ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए इज़ आल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट बी, अगर ए के तमाम एलिमेंट सेट बी के भी एलिमेंट्स होंगे तो ए इज़ कॉल्ड सबसेट ऑफ बी, तो ए को बी का सबसेट कहा जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल लेता हूँ। यहाँ पर बी का कोई जिक्र नहीं किया गया कि बी के सारे एलिमेंट ए में मौजूद होने चाहिए या नहीं। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि हमारे पास लेट ए इक्वल टू 1 2 3 एंड बी इक्वल टू 1 2 3 4 5। तो देखें यहाँ पर ये जो तीन पहले एलिमेंट हैं यही ए के एलिमेंट हैं, तो इसका मतलब है कि ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी। मतलब जिस सेट के सारे एलिमेंट जिस दूसरे सेट में मौजूद होंगे, तो जिस सेट के सारे एलिमेंट मौजूद होंगे वो दूसरे सेट का सबसेट होगा, और जिसके अंदर ये सारे एलिमेंट मौजूद है, जैसे ये बी के अंदर मौजूद हैं लेकिन इसके कुछ एलिमेंट बच रहे हैं, तो इस सेट को हम ए का सुपर सेट कहेंगे। मतलब ये कि अगर मैं इसको ऐसे लिखूं तो ये आपके पास आ जाएगा कि B इज़ अ सुपर सेट ऑफ A। तो ये जो सिंबल बीच में लिखी गई है इस सिंबल को उलट करके लिख लेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा सुपर सेट की बात आ जाएगी। ये इस तरह आप इसको सुपर सेट में लिख सकते हैं। सुपर सेट से मुराद ये कि जो बड़ा सेट है जिसके अंदर ज़्यादा तादाद में एलिमेंट्स हैं वो सुपर सेट होगा, और जिसमें कम है मतलब जिसके सारे एलिमेंट दूसरे में मौजूद होंगे लेकिन उसका कोई एलिमेंट ऐसा होगा दूसरे का जो इसमें मौजूद ना होगा, तो ये वाला सुपर सेट कहलाएगा। अब हम आगे डेफिनेशन की बात करते हैं जिसमें प्रॉपर सबसेट और इम्प्रॉपर सबसेट की बात करेंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन की, प्रॉपर सबसेट। If A is a subset of B and B contains at least one element which is not in A, then A is called proper subset of B. Simply मैं यहाँ पर इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये तो डेफिनेशंस में जस्ट इसलिए लिख देता हूँ कि ताकि आप लोगों को अगर ये प्रिपेयर करनी पड़ जाए, याद करनी पड़ जाए, तो आप यहाँ से इसको नोट डाउन करें और उसके बाद प्रिपेयर कर लें। तो हमारे पास अगर दो सेट्स हैं ए और बी, तो लेट A इक्वल टू 1 2 3 एंड B इक्वल टू, मतलब A इज़ अ सबसेट ऑफ B से मुराद ये है कि A के सारे एलिमेंट B के अंदर मौजूद होने चाहिए। तो देखें A के सारे एलिमेंट B में मौजूद हैं, A इज़ अ सबसेट ऑफ B हमारे पास आ गया है। बट एटलीस्ट वन एलिमेंट ऑफ B इज़ नॉट इन A, तो देखें 4 A के अंदर मौजूद नहीं है, तो इसका मतलब है कि A इज़ अ सबसेट ऑफ B, तो A हमारे पास B का सबसेट होगा। इसको मैं सबसेट सिंपली भी कह सकता हूँ और प्रॉपर, अगर मैं सिंपल लिखूँगा तो यहाँ पर नीचे बार डाल दूँगा, और अगर मैं इसको प्रॉपर सबसेट की बात लिखूँगा तो आपके पास ये डेफिनेशन सामने है। अब हम नेक्स्ट डेफिनेशन इम्प्रॉपर सबसेट की बात करते हैं।
इम्प्रॉपर सबसेट हमारे पास एक ऐसा सेट है कि मतलब ए अगर बी का सबसेट हो और ए इक्वल टू बी से मुराद मैंने ये लिखा है, मैं इसको इस तरह भी एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी एंड बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए, देन ए इज़ इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। तो मुराद ये है कि हमारे पास अगर ए है ए बी सी और बी हमारे पास है बी ए सी, तो आप यहाँ पे देखें कि 3 एलिमेंट इसके हैं और 3 एलिमेंट इसके हैं, तो इसका मतलब ये है कि ए और बी आपस में बराबर हैं। तो जब भी ए और बी आपस में बराबर हों तो इसका मतलब ये है कि ये ए इम्प्रॉपर सबसेट होगा बी का या बी इम्प्रॉपर सबसेट होगा ए का। तो स्टूडेंट ये हमारे पास चंद एक बेसिक डेफिनेशंस थी जो मैंने आपके सामने जो है ना यहाँ पे क्लियर की हैं। इनको अच्छे तरीके से रीड करें और इन डेफिनेशंस को समझने की कोशिश करें। अगर कोई भी आपका क्वेश्चन है तो इन डेफिनेशंस के रिलेटेड ज़रूर पूछें, कमेंट में इन डेफिनेशंस के रिलेटेड लाजमी पूछें। इम्पॉर्टेंट टॉपिक और बहुत आसान सा टॉपिक है और मुझे उम्मीद है कि अच्छे तरीके से आप अंडरस्टूड कर पाएंगे।